Hello students, now we will in this part of video we were discussing about the metallurgical processes of extraction of different metals. तो डिफरेंट वीडियोस में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स और हाईली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के मेथड्स पढ़ लिए हैं. नाउ विल मूव टू द मेटल्स जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं. और उन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आपके जो मेटल्स आते हैं वो जिंक आ जाता है और आपका लेड है. ठीक है, ये देखिए हमने मेटल्स को कैटेगराइज किया था. तो इसमें जिंक है, आयरन है, टिन है, लेड है, मैग्नीज भी आपका इसी रिएक्टिविटी सीरीज में आता है, इसी कैटेगरी में आता है मॉडरेटली रिएक्टिव. तो ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं ये अपने कार्बोनेट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, अपने ऑक्साइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं और अपने सल्फाइड के फॉर्म में भी हो सकते हैं. नाउ वी विल मूव टू द थर्ड कैटेगरी, सी कैटेगरी, एक्सट्रैक्शन of metal of moderate reactivity. तीसरी कैटेगरी जो मिडिल के एलिमेंट थे हमने उन मेटल्स को लिया है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है. उन मेटल्स को हमने यहाँ पे लिया है. तो मैंने आपको कहा कि ये जो है मेटल जो है वो इट मे बी इन कार्बोनेट फॉर्म और इट मे बी इन सल्फाइड फॉर्म. ठीक है, तो अगर ये कार्बोनेट के फॉर्म में है तो सबसे पहले देखिए आइदर दे बी इन कार्बोनेट फॉर्म, दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो कार्बोनेट फॉर्म में है या तो फिर सल्फाइड फॉर्म में है. कार्बोनेट फॉर्म में है तब भी आपको इसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा और अगर ये सल्फाइड फॉर्म में भी है तब भी इसको आपको ऑक्साइड फॉर्म में ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोनेट को, पूरे कार्बोनेट ग्रुप को रिमूव करना इतना आसान नहीं है. सबसे पहले हमने क्या किया, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया, उसको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज कर दिया. देन उस ऑक्सीजन को हम आसानी से रिडक्शन के मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन हटा सकते हैं, तो मेटल हमको मिल जाएगा. तो अगर आपने कार्बोनेट को उस ऑक्साइड फॉर्म में चेंज किया है तो ये प्रोसेस कहलाता है कैल्सिनेशन. और अगर हमने सल्फाइड को ऑक्साइड फॉर्म में चेंज किया है तो ये प्रोसेस कहलाता है रोस्टिंग. ठीक है, तो ये पहले हम ये डिफरेंस देख लेते हैं कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है. ठीक है, एक तरफ हम देख लेते हैं ये कैल्सिनेशन का प्रोसेस और दूसरी तरफ देख लेते हैं रोस्टिंग. तो पहले तो देखते हैं कि ये है किस लिए, किन ओर्स की कंडीशन में आप कैल्सिनेशन करेंगे और किस कंडीशन में आपको रोस्टिंग करनी होती है. तो अगर हमारे पास कार्बोनेट ओर है सो इट इज ओनली फॉर कार्बोनेट ओर. स्पेसिफिकली फॉर कार्बोनेट ओर. तो अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है तब आप कैल्सिनेशन करते हैं. And if you are having any sulfide ore then you will do roasting. तो पहला डिफरेंस जो है, मेन डिफरेंस इसके अंदर टाइप ऑफ ओर में आ गया कि किस टाइप के ओर आपको किस प्रोसेस में लेने हैं. ठीक है, सेकेंडली कर क्या रहे हैं हम, ऑक्साइड फॉर्म में हमको चेंज करना है तो वी विल हीट द ओर. अगर हमने it is done in absence of oxygen. अगर आपने ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं ली है, ठीक है, you are not taking oxygen here when we are heating the ore, we are not taking oxygen here, तो ये कैल्सिनेशन है. if you are taking oxygen so it is done in presence of oxygen. So if you are taking oxygen here then it will be called as roasting. थर्ड एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं. इन बोथ द केसेस वी आर हीटिंग द ओर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट. ये एक सिमिलैरिटी हो गई. सिमिलैरिटी ये है कि हम चाहे आप कार्बोनेट ओर ले रहे हैं चाहे आप सल्फाइड ओर ले रहे हैं, दोनों केसेस में आपको
इसको हीट करना है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में सिमिलैरिटी और डिफरेंस दोनों चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कोई एक डिफरेंस बताइए, कोई दो सिमिलैरिटी बताइए, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो डिफरेंस तो आप 3-4 लिख सकते हैं यहाँ पे। सिमिलैरिटी क्या होगी कि सिमिलैरिटी में हम दोनों ओर को गर्म कर रहे हैं, सो वी आर हीटिंग द ओर एंड वी आर हीटिंग दिस बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट नहीं होने देना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। तो इसके केस में अगर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कैल्सिनेशन के केस में, वी आर टेकिंग कैलामाइन ओर। कैलामाइन ओर होता है जिंक का, कार्बोनेट ओर जो है ये आपका कहलाता है कैलामाइन ओर, ठीक है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जाम्पल जिंक ब्लेंड, दोनों जिंक के ही ले रहे हैं हम यहाँ पे, जिंक ब्लेंड विच इज अ सल्फाइड ओर ऑफ जिंक। ध्यान रखेंगे कैलामाइन ओर is a carbonate ore of zinc and sulfide zinc blend is a sulfide ore of zinc. Now what we are doing, we are heating, in this case oxide form, zinc oxide will be formed and carbon dioxide will be released in the atmosphere. So ये क्या बन गया आपका zinc oxide। तो ये सिमिलैरिटी भी आ जाएगी कि दोनों में ही ऑक्साइड फॉर्म बनता है। यहाँ पे हमने जिंक ब्लेंड लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया, इट विल बी चेंज इनटू ऑक्साइड फॉर्म एंड सल्फर डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। दोनों केसेस में यहाँ पे क्या बना है, ऑक्साइड फॉर्म बना है। दोनों केसेस में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो ये डिफरेंस हो गया। और सिमिलैरिटी मैंने आपको बताई दी है कि क्या क्या सिमिलैरिटी इसमें हो सकती है। सो ये डिफरेंस है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। तो अभी मैंने क्या बताया आपको कि चाहे आप एक्सट्रैक्शन मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में कार्बोनेट ओर ले रहे हैं या सल्फाइड ओर ले रहे हैं, दोनों को पहले ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव करना आसान है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिडक्शन का प्रोसेस, ये तो पहला प्रोसेस हो गया, पहला प्रोसेस हो गया। आइदर वी कैन डू कैल्सिनेशन और वी कैन डू रोस्टिंग। तो दोबारा से बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के एक्सट्रैक्शन का। तो अगर आपके पास आ जाता है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि एक मेटल M है जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में आता है और उसका कार्बोनेट ओर आपके पास है एंड यू हैव टू एक्सट्रैक्ट द मेटल, राइट द स्टेप्स। तो पहला स्टेप कंसंट्रेशन का ही रहेगा, वो याद रखना है। कंसंट्रेशन का स्टेप में आप कार्बोनेट ओर है तो कोई भी सूटेबल मेथड ले सकते हैं और सल्फाइड के लिए तो स्पेसिफिकली फ्लोटेशन मेथड ही होता है। तो हमने वहाँ कंसंट्रेशन किया, कंसंट्रेशन के बाद एक्सट्रैक्शन पे आ गए। एक्सट्रैक्शन में अगर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है तो आप अगर कार्बोनेट ओर है तो कैल्सिनेशन करेंगे और अगर सल्फाइड ओर है तो रोस्टिंग कर देंगे। अब हम सेकेंड स्टेप पे जा रहे हैं इसके, वी आर डूइंग रिडक्शन। So we can do reduction with कार्बन। हम क्या कर सकते हैं, कोक ले सकते हैं, कोयला ले सकते हैं, कार्बन, और उससे रिडक्शन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मेल्टिंग। ध्यान रखेंगे। सो स्मेल्टिंग, व्हाट इज स्मेल्टिंग? स्मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन विच एनीथिंग इज रिड्यूस्ड विद कार्बन। कोई भी चीज़ कार्बन से रिड्यूस की जाए तो मेटल ऑक्साइड को आप कार्बन से रिड्यूस करें तो वो स्मेल्टिंग कहलाती है। तो क्यों नहीं हम इसे हाईली रिएक्टिव मेटल के लिए यूज़ कर सकते? ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है बोर्ड में। तो हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कार्बन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए वो कार्बन से रिमूव हो ही नहीं पाएंगे। जब कार्बन से रिमूव नहीं, डिस्प्लेस नहीं हो सकते तो वो रिड्यूस भी नहीं हो सकते हैं। फिर नाउ वी आर डूइंग स्मेल्टिंग हेयर। तो हम यहाँ जिंक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जिंक का कोई सा भी ले लो आप, दोनों ही ऑक्साइड है। सो हमने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया, कार्बन ले लिया। सो इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोक। नाउ वी आर हीटिंग। तो ये क्या है, ये वही जो रिएक्शंस होती हैं ये फर्नेस में की जाती हैं। बड़े बड़े फर्नेस होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस है, बहुत तरीके के फर्नेस होते हैं जो आपको आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। इट इज़ नॉट अप टू 10th क्लास, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दीज थिंग्स। यहाँ हमने कोक लिया, कार्बन लिया, सॉलिड फॉर्म में होता है। नाउ दिस
विल बी रिड्यूस टू कार्बन, हमें यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देना है, रिडक्शन वही कहलाता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये आपका एज ए बाई प्रोडक्ट भी चलेगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी को ही आगे फर्दर यूज करें तो यू कैन यूज इट फॉर फर्दर रिडक्शन ऑल्सो। ठीक है, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ बाई प्रोडक्ट, सो यू कैन यूज दिस बाई प्रोडक्ट इन फर्दर रिडक्शन प्रोसेस ऑल्सो। तो यहाँ पे जिंक बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी। तो ये पूरा स्मेल्टिंग का प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया, जिंक ऑक्साइड लिया और इस जिंक ऑक्साइड को कोक से रिड्यूस करा दिया। रिड्यूस कराने के बाद ये जिंक में चेंज हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एज अ बाई प्रोडक्ट मिला। इसको हम फर्दर, तो एक बार आपको कोक डालने की ज़रूरत है, ये रिएक्शन जो है वो चेन रिएक्शन की तरह चलती चली जाएगी जब तक कि वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बनता जा रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनता रहेगा रिएक्शन में और हमको जिंक मेटल जो है वो मिलता रहेगा। तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक से हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं। तो ये है आपका स्मेल्टिंग का प्रोसेस। तो कौन और भी मेटल्स हैं, जैसे कार्बन से नीचे आपका आयरन भी आता है, टिन भी आता है, तो ये भी आप इससे कार्बन से रिड्यूस करा सकते हैं। तो अगर हमने आयरन का केस लिया तो आयरन के केस में हम जो इसका ओर है हम मैग्नेटाइट भी ले सकते हैं और हम हेमेटाइट भी ले सकते हैं। लाइक वी हैव टेकन हेमेटाइट ओर Fe2O3, ये है हेमेटाइट। हम इसको कार्बन से कोक से रिड्यूस करा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में है। सो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। सो इट विल बी चेंज इनटू आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड हियर, जो कि आप यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, जो कि फर्दर हम इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन बैलेंस इट दिस इक्वेशन ऑल्सो। यहाँ पे हम क्या करें, ऑक्सीजन 3 करने हैं, सो कार्बन को 3 कर दिया, देन इधर आयरन। ठीक है, तो हम फर्दर क्या करते हैं, तो आयरन के केस में है अगर आपने हेमेटाइट ओर लिया है तो यहाँ कार्बन ले लीजिए, आयरन जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा, जिसको हम एज ए चेन रिएक्शन फिर आगे भी यूज कर सकते हैं। आपने अगेन हेमेटाइट ओर ले लिया एंड अगेन it will be changed into Fe and okay, this will form, iron will also form in this reaction। तो हमने 2 रिएक्शन ऐसी देखी जिसमें कि हमने कार्बन, तो यहाँ जिंक भी ले सकते हैं आप, यहाँ आयरन भी ले सकते हैं, यहाँ पे आप लेड भी ले सकते हैं। तो ये सारे मेटल्स जो हैं वो आपके इस तरीके से स्मेल्टिंग के थ्रू हम रिड्यूस करा सकते हैं इनके ऑक्साइड्स को। ठीक है, चाहे वो सल्फाइड हो चाहे वो कार्बोनेट हो, दोनों केसेस को पहले आपको ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना ज़रूरी है। पहला स्टेप जो एक्सट्रैक्शन का है ये करना ज़रूरी है। अगर कार्बोनेट ओर आपके पास है तो आप कैल्सिनेशन का प्रोसेस करेंगे, आपके पास अगर सल्फाइड ओर है तो आप प्रोसेस यूज़ करेंगे रोस्टिंग का। इसलिए बहुत ध्यान से आपको एक बात याद रखनी है कि जो फॉर्मूले हैं, जो भी फॉर्मूले आपके मेन हैं, जैसे कैलेमाइन है, जिंक ब्लेंड है, कॉपर ग्लांस है, सिन्नेबार है और आपका अर्जेंटाइट है, हेमेटाइट है, या फिर कहना चाहिए जो एल्यूमिना बॉक्साइट है, ये सारे याद रखने की ज़रूरत है। इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए, अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग। आप मेटलर्जी का स्टेप्स लिख नहीं पाएंगे और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप लिख के याद करिए चीज़ों को। ठीक है, अब मैंने कहा कि रिडक्शन जो है वो 2 तरीके से हो सकता है। यहाँ पर रिडक्शन आप कार्बन से करा रहे हैं तो ये स्मेल्टिंग करा रही है। आप क्या कर सकते हैं, एल्यूमिनियम से भी करा सकते हैं। जो मेटल, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन और जिंक से ऊपर है। अगर हम ये देखें तो देखो आयरन और जिंक दोनों से ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऑक्साइड को अगर एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दें तो क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे एल्यूमिनियम भी ले सकते हैं। सो वी कैन डू रिडक्शन
by electropositive metal like एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम मेटल का यूज करते हुए रिडक्शन करा रहे हैं देन दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन। एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन जो है बेसिकली हम बहुत सारे मेटल जैसे मैग्नीज हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हमने जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो थर्माइट रिएक्शन भी पढ़ा था जिसमें आयरन ऑक्साइड लिया था हमने, वो था क्या था, मैग्नेटाइट था, ठीक है, इट वाज हेमेटाइट, जिसको हमने एल्यूमिनियम पाउडर से रिड्यूस कराया था और इसमें जो आयरन बना था वो मोल्टेन फॉर्म में बना था। तो एल्यूमिनियम ने क्या करा था, डिस्प्लेस कर दिया था, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया था आयरन में से। तो ये एक तरीके का रिडक्शन प्रोसेस था। यहाँ पे आप मैंगनीज भी ले सकते हैं, क्रोमियम भी ले सकते हैं। तो कौन कौन से मेटल्स हो गए, मैंगनीज, क्रोमियम और आयरन, ये तीनों मेटल को आप एल्यूमिनियम से रिड्यूस करा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो क्या क्या कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन या एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं, एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, और you can say aluminothermite reaction, or you can say Goldschmidt aluminothermite process, Goldschmidt एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस। समझ गए। तो अगर हम एल्यूमिनियम से रिडक्शन करा रहे हैं और कौन कौन से मेटल है, मैग्नीज, क्रोमियम एंड आयरन, तो ये जो रिएक्शन कहलाएगी वो एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन, एल्यूमिनोथर्मी, गोल्डस्मिट एल्यूमिनोथर्माइट रिएक्शन, कोई भी नाम इसका आप ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई सा भी नाम लिखा जा सकता है, ठीक है। अब रिएक्शन क्या है, देखो अगर हमने यहाँ मैग्नीज लिया तो मैग्नीज जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये ब्लैक कलर का एक पाउडर होता है, और अगर आपको ध्यान होगा तो वो हाँ पहले क्या करते थे, जो टॉर्च में जो ड्राई सेल होते हैं ना, ड्राई सेल के अंदर ब्लैक कलर का एक पाउडर भरा हुआ होता है अमोनियम क्लोराइड के साथ, वो MnO2 ही होता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अ सब्सटेंस विच इज फिल्ड इन ड्राई सेल एज ए पाउडर्ड फॉर्म अ ब्लैक कलर सब्सटेंस, तो वो MnO2 ही होगा हमेशा। अगर मेटल पूछा जाए तो मैग्नीज होगा, और सब्सटेंस पूछा जाए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा। हम यहाँ पे रिड्यूस करा रहे हैं इसको एल्यूमिनियम से, ठीक है। सो एल्यूमिनियम रिड्यूस कर देगा इसको, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो यहाँ पे ऑक्सीजन एल्यूमिनियम के साथ चली जाएगी और मैग्नीज जो है वो आपको अकेला मिल जाएगा, तो Al2O3 बन जाएगा। कंपाउंड बिल्कुल सेम रहेंगे, कंपाउंड कभी भी चेंज नहीं होंगे। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 है, तो आप Al2O3 ही लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। बाकी आप बैलेंस कर सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। सो 3 यहाँ पे आपको 3 करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 हैं तो इधर 2 लगा देते हैं। अब एल्यूमिनियम 4 हो गया, इधर 4 लगा दिया और इधर 3 लगा दिया, तो ये मेटल आपको मिल गया मैग्नीज और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और प्लस क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, इसलिए इसको हम थर्माइट रिएक्शन कह रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, ठीक है। यहाँ हमने लिया मैग्नीज डाइऑक्साइड, मान लो आपको आयरन 2 ऑक्साइड लेना है, आयरन का रिडक्शन दिखाना है, सो वी हैव टेकन आयरन 2 ऑक्साइड हेयर, रेड ब्राउन कलर का पाउडर होता है ये आयरन 2 ऑक्साइड,
देखो पुराने प्रोसेस जो हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे। कंसंट्रेशन मैग्नेटिक मेथड से कंसंट्रेशन कर देंगे हम इसका। अगर हमारे पास ये वाला ओर है, हेमेटाइट ओर है, तो हम सबसे पहला स्टेप तो सब में सेम रखेंगे। अगर पूरा स्टेप्स लिखने के लिए आते हैं तो आपको सिक्वेंशली पहले स्टेप से ही चलना है। लेकिन अगर बीच बीच में से आ जाते हैं तो फिर तो वो स्पेसिफिकली पूछे जाएंगे कि मान लो ये एक मेटल एक्स है जो कि रेड ब्राउन कलर का पाउडर है, जो कि ब्लैक कलर का पाउडर है, उसको अगर हम रिड्यूस करवाते हैं एल्यूमिनियम से तो इस तरीके से मेटल बन जाता है, तो वो मेटल बताओ। तो वो कलर भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है और ये रेड ब्राउन होता है। तो सबको ही पता है कि आयरन ऑक्साइड जो है वो रेड ब्राउन कलर का होता है। एल्यूमिनियम मेटल से हम इसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ बन जाएगा आपका आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस हीट, क्योंकि ये बहुत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 4 एंड 4। ठीक है, तो आयरन जो है मेटल आपको यहाँ पे मिल गया। ये है आपकी थर्माइट रिएक्शन। तो बेसिकली ये वाली जो रिएक्शन है ये आपकी यूज़ होती है रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। जब हम रेलवे ट्रैक्स टूट जाते हैं तो ये हमने पहले रिएक्शन डिस्कस की हुई है, सो आई विल नॉट डिस्कस अगेन एंड अगेन। तो इस रिएक्शन को एल्यूमिनोथर्मी के नाम से जानते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम से अगर किसी भी चीज़ मेटल को किसी भी कंपाउंड को रिड्यूस करा रहे हैं तो उसको हम एल्यूमिनोथर्माइट प्रोसेस कहते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस, जबकि हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लेस रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को के एक्सट्रैक्शन को डिस्कस किया। सो आई थिंक दिस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आपको क्लियर हो गए होंगे। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिफाइन, या फिर मैं यही डिफाइन कर देती हूँ। अब आपके पास मेटल आ गए हैं, लेकिन ये जो मेटल्स होते हैं ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है। इसको आपको रिफाइन करना भी ज़रूरी है, 100% प्योर नहीं होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ यूज़ करते हैं रिफाइनिंग मेथड। एक मोस्ट कॉमन मेथड जो है यहाँ पे रिफाइनिंग का वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। नाउ लास्ट स्टेप, जो थर्ड स्टेप हम यूज़ कर रहे हैं, पहला स्टेप कंसंट्रेशन, दूसरा स्टेप एक्सट्रैक्शन, और जो थर्ड है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्योंकि मेटल हमारे पास आ चुका है लेकिन ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है, रिफाइनिंग कर रहे हैं हम। अब रिफाइनिंग करने के लिए जो मोस्ट सूटेबल मेथड है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में हमको कुछ जो इम्प्योरिटी रह जाती हैं वो यूज़ करनी होती हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, अब इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है तो कंटेनर तो लेना ज़रूरी है। कंटेनर लिया, एक तरफ एनोड लगाया, दूसरी तरफ कैथोड लगा दिया। अब ये ध्यान रखना है आपको कि मेटल हमेशा किस पे जाता है, कैथोड पे जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाता है मेटल। तो इसीलिए हमको एक पतली स्ट्रिप लेनी पड़ेगी प्योर मेटल की। अब वो कोई सा भी मेटल हो सकता है, वो आप कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं तो कॉपर मेटल की स्ट्रिप लेंगे, अगर आप मैग्नीज ले रहे हैं तो मैग्नीज की, जिंक ले रहे हैं तो जिंक की। तो प्योर मेटल की स्ट्रिप यहाँ लगाएंगे, और इम्प्योर मेटल जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है, इम्प्योर मतलब एक्सट्रैक्टेड मेटल फ्रॉम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, वो हम यहाँ पे लगाएंगे इस स्ट्रिप को। और मेटल तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पे इसको नेगेटिव पॉजिटिव से लगा दिया तो ये एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। अब आई बारी इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना चाहिए। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेटल आप ले रहे हैं, ठीक है, मेटल का क्लोराइड, मेटल का सल्फेट, तो यहाँ मेटल का क्लोराइड ले सकते हैं या आप मेटल का सल्फेट भी ले सकते हैं, मेटल का नाइट्रेट ले सकते हैं, मेटल का कार्बोनेट ले सकते हैं।
ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, बहुत आसानी से आयनिक बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, ब्रेक हो जाते हैं आयंस के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लेकिन लेने आपको एसिडिफाइड है, क्योंकि थोड़ा सा एसिड मिलाना ज़रूरी है इनको आयंस में ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने ये जो जर्नल सा डायग्राम बनाया, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि किस मेटल का, अगर हम रिफाइनिंग कर रहे हैं, देखो रिफाइनिंग और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में डिफरेंस है। रिफाइनिंग में हमने यहाँ मेटल के स्ट्रिप्स लिए हैं, और जब हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन किया था तो उस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में यहाँ ग्रेफाइट लिए थे। यहाँ पे हमने मोल्टन ओर लिया है, यहाँ पे हम जो मेटल हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसका सॉल्ट लेंगे। वो सॉल्ट जो है क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट किसी के भी फॉर्म में हो सकता है, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स विच स्ट्रिप कैन बी यूज्ड एज कैथोड, विच कैन बी यूज्ड एज एनोड, और क्या इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। तो मेटल का जो सॉल्ट है, ये मेटल के सॉल्ट हैं, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, दीज आर मेटल सॉल्ट्स, दीज आर इलेक्ट्रोलाइट हेयर। प्योर मेटल विल बी कैथोड एंड इम्प्योर मेटल ऑलवेज बी एनोड, ठीक है। अब हम कॉपर का एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। हमने कॉपर एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये रहेगा इम्प्योर कॉपर, एक पतली स्ट्रिप लगा देंगे क्योंकि इस पे डिपॉजिट होना है आके, तो ये अपने आप ही इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। प्योर कॉपर सर्किट को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे स्ट्रिप लगानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज सर्किट पूरा नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बन गया और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया। अब आपने इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया, तो हम यहाँ ले रहे हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड भी ले सकते हैं आप, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। तो जिस मेटल का आप रिफाइनिंग कर रहे हैं उसी का ही सॉल्ट लेना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। अब रिएक्शन क्या होगी सॉल्यूशन के अंदर, जो इलेक्ट्रोलाइट है सबसे पहला रिएक्शन उसके अंदर से स्टार्ट होगा। ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। दिस कॉपर सल्फेट will break down into ions, copper 2 positive, sulfate 2 negative, ठीक है। कैथोड पे होता है हमेशा रिडक्शन, so copper 2 positive ion will move to the cathode, it will accept 2 electron and will change into copper metal। तो मेटल जो है वो धीरे धीरे यहाँ से घुलेगा, क्योंकि ये एनोड है। तो एनोड पे क्या रिएक्शन है पहले देख लेते हैं। एनोड पे कॉपर मेटल है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल मूव टू द सर्किट, और यहाँ कॉपर आयन जो है वो सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा एंड इट विल मूव टू द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और वही आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद कैथोड पर रिडक्शन के थ्रू क्या बन जाएगा, मेटल धीरे धीरे इकट्ठा होता चला जाएगा। तो ये जो स्ट्रिप है कुछ टाइम के बाद यही स्ट्रिप जो है वो मोटी होती चली जाएगी, और ये जो है ये पतली होती चली जाएगी। तो धीरे धीरे सारा मेटल घुल घुल के एनोड कैथोड पे चला जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो यहाँ नीचे इकट्ठी हो जाएंगी, जिसको हम कहते हैं एनोड मड। तो ये है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अगर आपने जिंक लिया होता तो यहाँ जिंक सल्फेट लेते या जिंक क्लोराइड लेते, जिंक की भी पॉजिटिव 2 वैलेंसी होती है, तो ये जिंक 2 पॉजिटिव बनता। रिडक्शन में कैथोड पे जिंक पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, जिंक मेटल में चेंज हो जाता। एनोड पे रिएक्शन होती कि 2 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव कर देता, और कॉपर आयन, यहाँ पर कॉपर आयन बने वहाँ जिंक आयन बन जाते। तो ये था आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो ये हमने पूरा मेटलर्जी के प्रोसेस पढ़ लिए
मेटलर्जी के प्रोसेस में हमने 3 स्टेप पढ़े हैं। पहला स्टेप हमारा कंसंट्रेशन था, दूसरा स्टेप हमारा क्या था, एक्सट्रैक्शन, और थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज वीडियोज़। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, यू कैन सी दीज वीडियोज़ आफ्टर मैनी टाइम्स यू कैन। एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा ये वीडियो, इसलिए बार बार आपको वीडियो देखना भी पड़ेगा। और रीडिंग इज़ मस्ट। पहली और आखिरी बात यही है कि आपको रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं बुक से तो आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आने वाली। रीडिंग करने के साथ साथ जब आप पूरा रीड कर लें उसको लिख के देखें। अगर आपने लिखा नहीं तो समझ में नहीं आएगा बेटा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियोज़। ओके, बाय।